हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यूनिट 4 क्या है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मतलब इसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हम लोगों की क्या क्या फाइनेंशियल नीड्स है या फिर क्या क्या और रिसोर्सेज लगेंगी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो इस कॉस्ट एस्टिमेशन इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग बजट ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग बजट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट का बजट कैलकुलेट करते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट बजट। मतलब प्रोजेक्ट का जो बजट होता है उसको डिटरमाइन करने यानी पता लगाने में, डिफाइन करने में और कंट्रोल करने में प्रॉपर की मतलब जितना हमने बजट बनाया है उसके अंतर्गत ही हमारा काम हो जाए, ये कंट्रोल करने में प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मोर एक्यूरेट प्लानिंग। मतलब प्लानिंग अच्छी एक्यूरेट तरीके से प्लान करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव्ड प्रॉफिट मार्जिन्स, मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाता है हमारी। इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और बेटर रेपुटेशन इन बिजनेस में हमारी एक रेपुटेशन भी बनाता है अच्छी। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। क्या क्या स्टेप्स लगते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने में। सबसे पहला, डिफाइन एस्टिमेट्स पर्पस। मतलब जो कॉस्ट एस्टिमेशन करने जा रहे हैं उसका क्या पर्पस है। फिर उसके बाद डेवलप एस्टिमेटिंग प्लान। एस्टिमेट कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग करना। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो हम लोग प्लान एस्टिमेटिंग प्लान बनाने वाले या फिर जो भी एस्टिमेशन है करने वाले उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। डिटरमाइन एस्टिमेटिंग अप्रोच। बहुत ढेर सारे अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग टेक्निक्स होती हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की, तो कौन सा हम लोग अप्रोच या फिर कौन सी टेक्निक एस्टिमेशन के लिए यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिफाई डिटरमाइन करना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई रूल्स एंड असम्पशंस। मतलब ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन में हमारे क्या क्या रूल्स होंगे, मतलब क्या क्या रूल्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं और क्या क्या असम्पशंस लेने वाले हैं वो उसको आइडेंटिफाई करना। ऑब्टेन डेटा सारे हर जगह से कलेक्ट करना। डेवलप पॉइंट एस्टिमेट, मतलब पॉइंट वाइज एस्टिमेशन करना। मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट का भी एस्टिमेट लगाना। कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। मतलब हमारा प्रोजेक्ट या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस किस चीज को लेके सेंसिटिव है, क्या क्या सेंसिटिविटीज हैं उसकी, वो एनालाइज करना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। मतलब रिस्क का फोरकास्ट करना, उसका अनुमान लगाना कि क्या क्या रिस्क आगे हमको मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट द एस्टिमेट। जो भी एस्टिमेट बनाया है उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखना ताकि आगे आने वाले प्रोसेसेस में हम उसको यूज कर सके या फिर एक बार उसको देख सके कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो क्या आया, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आया, या फिर जो अभी तक हम लोगों ने चीजें कर ली हैं वो हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ताकि हम लोग एक बजट में रह के काम कर सके। प्रेजेंट एस्टिमेट टू मैनेजमेंट। फिर जो भी एस्टिमेट हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको अपनी मैनेजमेंट टीम को देना ताकि वो बता सके कि हमारे एस्टिमेट में कोई एरर है या फिर हम लोगों ने कहीं ज्यादा एस्टिमेशन कर लिया है या फिर कहीं कम एस्टिमेशन कर लिया है। फिर उसके बाद अपडेट एस्टिमेट। जो भी वो एरर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो एस्टिमेशन है उसको अपडेट करेंगे। मतलब अगर कोई एरर है तो उसको सही करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल कर देंगे अपने एस्टिमेट को। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। मतलब डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन की। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि डिटरमाइनिंग एस्टिमेटिंग अप्रोच, मतलब क्या क्या अप्रोच हम लोग क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है एनालॉगस एस्टिमेटिंग। एनालॉगस का सिंपली मतलब होता है कि सिमिलर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी प्रीवियस या फिर सिमिलर प्रोजेक्ट जो अभी से जो पहले हम लोगों ने कोई इससे सिमिलर प्रोजेक्ट किया हो, जो करंट में हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट, उससे सिमिलर अगर कोई प्रोजेक्ट हमने प्रीवियसली किया हो तो उसमें किस पार्ट में या फिर किस चीज में सबसे ज्यादा कॉस्ट या फिर सबसे कम कॉस्ट या फिर कितनी कॉस्ट कहाँ लगी है
वो देखते हैं, इससे हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमारे कितना लगेगा कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है, या फिर इसमें हम पढ़कर बता देते हैं, यूजेस कंपैरिजन विद प्रीवियस और सिमिलर प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। इसमें क्या करते हैं, यूजेस हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब हिस्टोरिक डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि इससे हम लोग अपने जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या फिर जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए होते हैं हमने, उसमें किस पार्ट में कितना कॉस्ट लगा है, ये सब देखकर एक तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा क्रिएट करते हैं, जिससे फिर हम लोग अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि इसमें कितना लगेगा। सबसे ज्यादा हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हमको मिलती है। फिर थर्ड है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड फर्स्ट, देन कॉस्ट ऑफ एंटायर बजट इज कैलकुलेटेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक्टिविटी का मतलब हर एक स्टेप में कितना कॉस्ट लगेगा ये एस्टिमेट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। फिर हर एक स्टेप में जितना भी कॉस्ट लगा है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके हम लोग को एंटायर कंप्लीट बजट मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट का। अब नेक्स्ट है टॉप डाउन एस्टिमेटिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये बॉटम अप एस्टिमेटिंग का एकदम अपोजिट है, यानी अपोजिट टू बॉटम अप एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हैं सबसे पहले कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट में इतना बजट या फिर इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिर उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमको कितना कौन से स्टेप में पैसा लगाना चाहिए, मतलब कितना कॉस्ट लगनी चाहिए हमारे हर एक स्टेप में। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है बॉटम अप एनालिसिस में। फिर नेक्स्ट है 3 पॉइंट एस्टिमेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 सिनेरियोज देखते हैं। पहला मोस्ट लाइकली, मतलब मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक। फिर उसके बाद देखते हैं पेसिमिस्टिक, मतलब एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक में हम लोग एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, और फिर उसके बाद एक तरीके से हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं उस चीज के। मतलब इसमें 3 सिनेरियोज देखते हैं, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। फिर लास्ट है रिजर्व एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इट डील्स विद अनसर्टेनिटीज बाय मेकिंग रिव्यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों से रिव्यूज लेते हैं और फिर अनसर्टेनिटीज, जो आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज हैं, उससे डील करते हैं, मतलब उसमें कितना पैसा लगेगा ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये हमारे कैपिटल का, मतलब बजट का वो पार्ट है जो कि रोजमर्रा के दिनों में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें जो डेली बेसिस पे जो चीजें लगती हैं, उस पे कितना कॉस्ट लगेगा या फिर कितनी कैपिटल लगेगी, वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देनी रहती है, सैलरी पेड टू वर्कर्स, क्योंकि ये भी हम लोगों को डेली बेसिस पे ही करना रहता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खत्म होता है, तो वर्किंग कैपिटल इन सब से डील करता है। दिस पार्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल किस दिन कितना लग रहा है ये हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये तो उस दिन कितना काम हुआ इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो यानी वर्किंग कैपिटल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इट डील्स विद एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। ये एक पॉइंट याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या आता है, अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स विच इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। इसमें यह आता है कि कितना फंड हम लोगों ने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कितना फंड लगा है रॉ मटेरियल्स खरीदने में, वर्क जो इस टाइम प्रोग्रेस में है उसमें कितना पैसा लग रहा है, फिनिश्ड गुड, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में कितना फंड लग रहा है। ये सब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आता है। और फिर आता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, बस सिंपल सा है। फिर उसके बाद पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी कि अगर हमारा इस फॉर्मूले से अगर देखें तो अगर हमारा करंट एसेट ज्यादा होता है करंट लायबिलिटीज से, मतलब अगर नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, यानी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली इसमें क्या होता है कि अगर हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है करंट एसेट से, यानी एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटीज ओवर करंट एसेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड इवन ड्यूरिंग द डलेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है या फिर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फंड है जो हम लोगों को डेली बेसिस पे रोज ही लगता है, कि मतलब उसको नहीं चेंज कर सकते, वो फिक्स्ड इतना पैसा तो लगना ही लगना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद लास्ट है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। मतलब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो किसी दिन लगी किसी दिन नहीं लगी, किसी दिन कुछ चीज कोई चीज कम पड़ गई या फिर किसी दिन कोई एक नई चीज है जिसके लिए पैसा लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंड्स के बारे में कि व्हाट इज फंड्स। इट इज रिफर्ड टू मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। मतलब जितना भी मनी हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको प्रॉपरली रन करने में, उसको हम लोग फंड्स बोलते हैं। फंडिंग कैन बी थ्रू सिंगल सोर्स और मल्टीपल इन्वेस्टर्स। मतलब एक या फिर एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स फंडिंग दे सकते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा लोग हमारे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो फंड्स में आता है। Many startups choose to not raise funds from third party and are funded by their founders to prevent debt and equity dilution. तो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी से फंड्स नहीं रेज कराते हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी से लोन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? ताकि उनके ऊपर डेब्ट ना हो, उनके ऊपर कर्जा ना हो जाए ऐसा। और कोई भी इंसान तुमको अगर फंड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके बदले में कुछ तो लेगा ही, तो वो उसमें उसके बदले में क्या करते हैं, इक्विटी लेते हैं, मतलब शेयर ले लेते हैं उस एंटरप्राइज का। तो अगर जितने ज्यादा थर्ड पार्टी फंड्स लेंगे हम लोग तो उतनी ज्यादा हमारी इक्विटी डाइल्यूट होती जाएगी, मतलब उतने ज्यादा शेयर्स कोई और हमारे खरीदता जाएगा, तो हमारा उस पे जो हक है वो कम से कम होता जाएगा ना। इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स में क्या करते हैं कि वो उसके जो फाउंडर्स होते हैं वो खुद फंड करते हैं, इसके बजाय कि वो किसी और से फंड्स ले। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। पहला गवर्नमेंटल ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट जो फंड्स प्रोवाइड करती है। फंड बाय पार्टनर्स, मतलब अगर कोई भी एंटरप्राइज है या फिर कोई भी बिजनेस है वो एक से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो लोग जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड्स बाय पार्टनर्स हो गया। बोरोड मनी, मतलब अगर आपने कहीं से बोरो किया है, लोन लिया है वो। अब नेक्स्ट है बोरोड मनी, मतलब वो मनी जो हम लोगों ने किसी से लोन पे लिया है या फिर अपने किसी फ्रेंड या फैमिली से बोरो किया है। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स फंड्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका मनी जो होता है वो इन्वेस्टर्स फंड में आता है। उसके बाद डोनेशन, मतलब जो जो डोनेशन मिला है हम लोगों को अलग अलग जगह से वो आता है इसमें। सेलिंग अप, ये काफी क्रिटिकल फंड रेजिंग तरीका है, मतलब इसमें क्या करते हैं अपना आइडिया सेल कर देते हैं और फिर उस पर कोई और काम करता है, उसके बदले में इनको पैसा मिलता है। तो अब है नेक्स्ट कैपिटल बजटिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म एसेट। मतलब इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें ये एक प्रोसेस है डिसाइड करने का कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
It refers to the total process of generating, evaluating, selecting and following up on capital expenditure. मतलब इसमें ये टोटल प्रोसेस है जनरेट करने का, इवेलुएट करने का, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद फॉलोइंग अप, मतलब उसके बाद भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने का. Thus, capital budgeting is a decision-making process through which a business concern evaluates the purchase of various fixed assets or for expansion and replacement. इसमें क्या करता है कि अपने एसेट्स का इवेल्युएशन करता है जो बिजनेसमैन होता है. फिर उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. कैपिटल बजटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं. मतलब इन्वेस्टमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे और भी नाम हैं कैपिटल बजटिंग के. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिलेक्शन, फिर फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू. मतलब सबसे पहले प्लान करना, उसके बाद एनालाइज करना कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा. फिर फाइनली सेलेक्ट करना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को, फिर उसको फाइनेंस करना, फिर जो कुछ भी प्लान किया है उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका प्रोडक्ट जनरेट करना और फाइनली रिव्यू करना. अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिस्क. अनप्लान्ड इवेंट दैट में अफेक्ट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. रिस्क एक अनप्लान्ड इवेंट है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है. ये हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकता है. मतलब अगर कोई ऐसा, मतलब हमारा रिस्क कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है और कभी कभी क्या हो जाता है, खराब चीजें हो जाती है, यानी वो नेगेटिव रिस्क हो जाता है. दो टर्म्स है रिस्क और अनसर्टेनिटी, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसमें डिफरेंस है. क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अब हम लोग. तो रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम दैट कैन बी प्रेडिक्टेड. मतलब रिस्क को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मतलब पुरानी प्रोजेक्ट से हम लोग रेफरेंस लेकर किस चीज में क्या रिस्क आ सकता है ये हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं इस चीज का. मगर अनसर्टेनिटी जो होती है वो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है. रिस्क को हम लोग मैनेज कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को मैनेज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं. मगर अनसर्टेनिटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. रिस्क कैन बी मेजर्ड. रिस्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं मगर अनसर्टेनिटी को मेजर नहीं कर सकते. और जैसे कि पहले पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइन टू रिस्क इवेंट्स. मतलब किसी रिस्क के अकर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है हम लोग ये भी पता कर सकते हैं. मगर अनसर्टेनिटी का हम लोग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं असाइन कर सकते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. सबसे पहला होता है ऑपरेशनल रिस्क. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड, यानी कि कोई हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसमें क्या क्या रिस्क आने वाले हैं वो सब आते हैं. उसके बाद है सिक्योरिटी रिस्क. इसमें जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई अनऑथराइज्ड इंसान या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर अनऑथराइज्ड इंसान को एक्सेस मिल रहा है, तो सिक्योरिटी रिस्क में ये आता है. लीगल रिस्क में क्या आता है, जैसे कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम लोग प्रॉपरली रीड करें साइन करने से पहले, ताकि कोई लीगल रिस्क ना आ जाए, ऐसा ना हो कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे हम लोग. उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्क कि हम लोग प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज ना कर पाए, जिसकी वजह से क्या हो कि हम लोग राइट टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर रहे हो या फिर राइट पीपल ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो. ये सब स्ट्रेटेजिक रिस्क में आता है. उसके बाद परफॉर्मेंस रिस्क, मतलब ऐसा हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं उसके फीचर्स को वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा हो. और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केट रिस्क. मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को जिस मार्केट में लॉन्च किया है वहाँ उसकी प्रॉपर डिमांड नहीं है. फिर अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. तो पहला है वेरिएशन. इसमें क्या आता है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ओवर विच अ सर्टेन वेरिएबल कैरेक्टराइजिंग द इंफॉर्मेशन कैन वेरी.
मतलब कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस हमारे जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है उसमें कोई भी वेरिएशन आ सकती है ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। तो जो वेरिएशंस आ जाती हैं उन वो इसमें आएगा। फिर उसके बाद कुछ फोर्सीन अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कुछ अनसर्टेनिटीज ऐसी होती हैं जिसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वो सारी इसमें आती हैं। और कुछ अनफोर्सिन अनसर्टेनिटीज होती है जिनका बिल्कुल भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ ये भी हो सकता है। और एक होता है केओस। केओस में होता है कि पता चला कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली, मतलब प्रोजेक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टेबिलिटी के साथ हो ही नहीं रहा है। तो ये भी एक तरीके का अनसर्टेनिटी है। तो अब हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द रिस्क, मतलब किस तरीके का रिस्क, जैसे ऊपर मैंने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ाया है ना, तो किस तरीके का रिस्क है वो पता करो। उसके बाद एनालाइज द रिस्क, मतलब कि कितना ज़्यादा सीरियस रिस्क है, इसके क्या क्या और कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद रैंक द रिस्क, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कई सारे रिस्क एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि रैंक करते हैं, इनको रैंकिंग का ऑर्डर देते हैं कि कौन सा ज़्यादा सीवियर है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा छोटा रिस्क है। तो जो ज़्यादा सीवियर होता है सबसे पहले उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट वाले को, फिर उसके बाद छोटे रिस्क से फाइट करते हैं। फिर यानी नेक्स्ट जो है ट्रीट द रिस्क, इसमें वही हम लोग अपना रिस्क को एक तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट स्टेप होता है मॉनिटर करना रिस्क को, यानी रिव्यू करना। ऐसा तो नहीं है कि हमको लग रहा है कि हमने रिस्क को कम्प्लीटली खत्म कर दिया मगर वो खत्म ना हुआ हो, तो वो लास्ट स्टेप होता है रिव्यू द रिस्क। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट refers to estimate the statement like income statement, balance sheet and statement of cash flow। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं क्या क्या, इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो हो रहा है, मतलब कितना कैश का इनटेक हो रहा है या फिर कितना आउटगोइंग ऑफ कैश हो रहा है, वो हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं। इट फोरकास्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये इसमें ये फोरकास्ट करता है, ये अनुमान लगाता है कि हमारी कंपनी का फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान फॉर अ न्यू बिजनेस, यानी अगर कोई हम लोग न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करने की या फिर लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जैसे ऊपर पढ़ा कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बता एस्टिमेट करता है या फिर फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, अगर हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो उसको देखकर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हाँ अब नेक्स्ट अगले आने वाले सालों में हमारी कंपनी कहाँ होगी, कि मतलब क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या हम एम कर रहे हैं कि हाँ हमारी कंपनी इतने इस पोजीशन पे होगी। तो इससे अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्टर्स, वो प्रॉपर फंड करने के लिए आते हैं। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम ऑफ एनी बिजनेस, ये बिजनेस का फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है ये भी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट्स बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, प्लान करने में बिजनेस को सपोर्ट करता है। फॉर अप्लाइंग फॉर लोन्स फ्रॉम बैंक्स, जैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है वैसे ही लोन्स अगर हम लोग लेने वाले हैं बैंक से तो उसमें भी अप्लाई करने में हेल्प करता है। मतलब अगर बैंक को दिख रहा है कि हमारा जो बिजनेस है उसका कोई प्रॉपर पॉजिटिव फ्यूचर है तो वो ऑब्वियसली हमको लोन देंगे, मगर अगर उनको दिख ही नहीं रहा, उनको लग रहा है कि ये फ्लॉप हो जाएगा हमारा बिजनेस, तो वो क्यों ही हमें लोन देंगे। नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या लिमिटेशन होती है, तो सबसे पहला डिराइव फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुराना जितना भी डेटा होता है उससे डिराइव करते हैं, मतलब एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, ये गलत भी निकल सकता है। ओनली कवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की चीज़ों को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मे नॉट बी कंपेरेबल, इट कुड बी बायस्ड, डू नॉट, मतलब जिसने भी बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ये बायस हो सकता है।
डू नॉट कवर नॉन फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को वो कवर ही नहीं करता है। मे नॉट हैव बीन वेरीफाइड, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने बना दिया और फिर वो वैसा ही है, ऐसा हो सकता क्योंकि अगर हम लोग एक से ज्यादा लोगों की वेरिफिकेशन कराएंगे तो हम लोग को उसमें लूप होल्स भी पता चलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इट मे नॉट बी वेरीफाइड। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। जैसे बैलेंस शीट जो है वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप है। जैसे यहाँ पढ़ा ना हम लोगों ने, इट रिफर्स टू एस्टिमेट द स्टेटमेंट लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो यही बैलेंस शीट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या क्या इंक्लूड करती है, कंपनी के एसेट्स को, लायबिलिटीज को और शेयर होल्डर इक्विटी को। तो जैसे इसका फॉर्मूला भी इन्हीं तीनों चीज पे डिपेंड करता है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटीज। और एसेट क्या होता है, क्या क्या रिसोर्सेज वो बिजनेस या फिर कंपनी ओन करती है, वो एसेट्स होती है। लायबिलिटीज क्या होती है, मतलब कहाँ कहाँ से डेब्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से कर्ज ले रखे हैं, वो लायबिलिटीज आ गई। और शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है, कितना इन्वेस्ट किया है किसी एक शेयर होल्डर ने, मतलब एक शेयर होल्डर का कितना इक्विटी है। बैलेंस शीट इज वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही जैसे ऊपर जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो ये इन तीनों में से एक है। स्टेप्स क्या होते हैं बैलेंस शीट बनाने का, पिक द बैलेंस शीट डेट पिक करो एक, लिस्ट ऑल एसेट्स जितने, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग सारे एसेट्स को लिस्ट कर लेंगे, फिर ऐड अप ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज, कितनी लायबिलिटीज है करंट की वो लेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी लेंगे, फिर लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कैलकुलेट ओनर्स इक्विटी, ओनर की जितनी इक्विटी है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर फाइनली क्या करते हैं, जितनी भी लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी आई है उसको ऐड कर देते हैं। फिर वो हम लोग चेक करते हैं कि वो हमारे एसेट्स के इक्वल है कि नहीं, फिर वो इससे हमारा बैलेंस शीट क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट इज वन ऑफ द 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट रिपोर्ट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू प्लस गेन्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस, मतलब कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना गेन्स मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, और इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, टोटल एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, प्लस कितना लॉस हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यही इस फॉर्मूले पे फोकस अगर हम लोग करें तो, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम और भी अलग तरीके के एक्सपेंसेस, और फिर जो प्रॉफिट्स होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हम लोग को बताता है कि हमारे फंड्स के क्या क्या सोर्सेज हैं और वो फंड्स का क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। तो फंड फ्लो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द कैश दैट इज फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सिंपली कैश फ्लो, फंड फ्लो से हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके से हमारा कैश फ्लो बताता है कि कैश कितना इन एंड आउट कैश फ्लो हो रहा है वो बताता है। फंड फ्लो इज यूजुअली मेजर्ड ऑन अ मंथली और अ क्वार्टरली बेसिस। फंड फ्लो हम लोग हर मंथ या तो करते हैं या फिर क्वार्टरली करते हैं, यानी कि हर 3 मंथ्स पे करते हैं हम लोग। अब लास्ट है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट इज एलैबोरेटिव डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब ये एक तरीके से डिटेल्ड आउटलाइन होता है किसी प्रोजेक्ट का। इट इंक्लूड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज रिसोर्सेज, मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, टास्क टू बी कैरिड आउट, क्या क्या टास्क हमको परफॉर्म करने हैं, किस लिए, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन बेस्ड ऑन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर जो ओनर भी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होता है? ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है। एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल्स है, ये ये पता करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसेस, प्रोजेक्ट के क्या क्या फाइनेंसेस है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है। गवर्नमेंट अप्रूवल्स, की प्रॉपर लीगल अप्रूवल्स है कि नहीं है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। डिटेल्स अबाउट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी के बारे में डिटेल्स हमारे इस यूनिट के बारे में। थैंक यू एवरीवन। So if you like the video, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel for more such videos. Thank you.